Now get start. Welcome to नौशाद नाइस केमिस्ट्री। आज नाइस क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग सेकेंड चैप्टर के बाद शुरू करेंगे अब क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 2 और पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। मेरा मोबाइल नंबर है 9334332711 जो व्हाट्सएप नंबर भी है। अब आइए सिलेबस देखिए। ये सिलेबस सबका इंक्लूडिंग सिलेबस सीबीएसई का भी है, बीएसईबी का भी है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, आईआईटी का भी है, नीट का भी है, यानी मेडिकल इंजीनियरिंग बिहार बोर्ड सीबीएसई 12 क्लास सबका सिलेबस है। ये कॉमन सिलेबस है जो हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड redox reaction and some basics. Topic number 2 conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity. Topic number 4 variation of conductivity with concentration. Topic number 5 Polar's law. Topic number 6 electrolysis. Topic number 7 laws of electrolysis, elementary idea only. 8th topic number 8 dry cells, electrolytic cell and galvanic cell, lead accumulator. Topic number 9 EMF of a cell. Topic number 10 standard electrode potential. Topic number 11 Nernst equation and its application to chemical cells. 13th number topic relation between Gibbs energy and change and EMF of cell. 14 number topics fuel cells including numericals and objective type questions, and 15 topics corrosion on all the corrosions और न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उस सब टॉपिक पर बेस्ड है। इसको हम लोग अपने हिसाब से लेक्चर पे बांट के पढ़ेंगे टोटल। क्या नाउ फर्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 1। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, redox reaction and some basic concepts of electrochemistry, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआती बातें। तो आ जाइए इंट्रोडक्शन, परिचय। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे और उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्शन। इंटरकन्वर्शन का मतलब हुआ अदला बदली, उसमें एक दूसरे में कैसे अदला बदली कर सकते हैं, है ना। which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy and their interconversion। ये दो तरह का होगा। पहला होगा केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके केमिकल चेंज कराना, केमिकल रिएक्शन कराना, है ना। यानी कन्वर्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। इलेक्ट्रोलिसिस में टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इस्तेमाल क्या है भाई? इसमें केमिकल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस में होता है ये, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है? तो इसका इस्तेमाल है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल के निष्कर्षण में, है ना, धातु का निष्कर्षण में। रिएक्टिव मेटल किसे कहते हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका टेक्निक है कि इस मेटल के नाम में लास्ट में आई लिखे हुए हैं, इयन। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है इसके लास्ट में होगा। तो आपने जाना पहला केमिकल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज करना, केमिकल रिएक्शन कराना, जो इलेक्ट्रोलिसिस में करेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, बनाना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन ड्यू टू केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल चेंज।
यानी कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां था इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और यहां केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? ठीक है। कौन केमिकल चेंज कराते हैं भाई? तो केमिकल चेंज का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल कहां होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो आप जानिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस में होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल चेंज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सवाल बैटरीज में होता है। तो इस तरह से हम लोग मेनली दो टॉपिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो पार्ट में ये बटा हुआ है। वन पार्ट इज दिस, वन पार्ट इज दिस एंड डेफिनेशन इज दिस। ओके, इस तरह हम लोग ने देखा भी इंट्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, माने बिजली के जरिए केमिकल रिएक्शन कराया जाए, एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन करा के बिजली पैदा की जाए। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो कौन सा रिएक्शन होगा? तो ये केमिकल रिएक्शन यहां होगा रिडॉक्स रिएक्शन। उसी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रेड ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर डिटेल्स, उसकी एक लाइन की बात मैं बता दूं बेसिक आपको कि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या था? जस्ट उसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो आ जाइए, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बात होगी तो केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन की बात होगी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, यानी वहां रिडक्शन होता है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ए रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन इन व्हिच जिसमें वन सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या हुआ? अंडर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन खोलता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वेयर जबकि अनदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी उसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जो लॉस करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया, है ना? कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा यानी सेल में, तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होना है। तो सेल में फ्रीक्वेंटली ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो ये रिएक्शन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे कैसे क्या होता है। तो इसको ऐसे देखिए, जिंक है जो कि सॉलिड है, सॉलिड है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट जो एक्वस वाटरी सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट में Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 प्लस एक्वस। उसी तरह से Zn प्लस प्लस एंड SO4 माइनस माइनस, तो जिंक प्लस ले दिया, और Cu कॉपर। तो इस तरह से देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, यहां +2, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और इस तरह से यहां देखिए, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया
या रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल हो गया ये रिडॉक्स रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल होगा। और आप जानिए कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहां से जो एनर्जी निकलता है, यानी रिलीज एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी होगा, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी डिवाइस से कन्वर्ट किया जा सकता है। हियर द released energy is chemical energy which can be converted into electrical energy, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सुटेबल डिवाइस। सुटेबल डिवाइस, डिवाइस का मतलब यंत्र, उचित यंत्र यानी सेल के द्वारा इसको बदला जा सकता है। और इस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन जो क्लास 11th में पढ़ा था उसी को हम लोगों ने गागर में सागर शॉर्टकट में देख लिया, हमने तो दिखा दिया। इसको आप याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। और ये एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल करता है। नाउ सम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ बुनियादी बातें, कुछ मौलिक बातें हमें जाननी चाहिए जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, और या फिर फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं 12th में, वो भी जानना चाहिए हल्का सा जो बेसिक्स है। इसके एग्जामिनेशन में चांसेस कम है आने के, मगर ये आप नहीं जानोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आ जाइए, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ के प्रकार। टाइप कितने तरह का सब्सटेंस होता है, किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी यानी पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने होकर के फ्लो होने देता है वो उस हिसाब से कितने तरह के पदार्थ होंगे। तो दो तरह का होगा, एक होगा कंडक्टर्स और दूसरा है इंसुलेटर। तीसरा भी होता है सेमीकंडक्टर, उसकी चर्चा यहाँ आप लोग नहीं करेंगे, उसकी चर्चा आप लोग सॉलिड स्टेट में करेंगे। तो आइए कंडक्टर्स इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, ऐसे सब्सटेंस जो अपने होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे। सब्सटेंस which allows electricity to flow through them, अपने होकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होने दे। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जिस होकर के संभव हो वो कहलाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर कंडक्टर का ठीक उल्टा, ऐसे सब्सटेंस जो अपने होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं दे, डू नॉट अलाउ। ये अलाउ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं दे। तो यहां पर इंसुलेटर की चर्चा हम नहीं करेंगे। कंडक्टर में आइए मेटल जैसे धातु, पानी, प्योर वाटर याद रखिए, प्योर वाटर जो है वो कंडक्टर नहीं है। प्योर वाटर, वाटर में थोड़ा एसिड, बेस या सॉल्ट मिला रहेगा तभी वो कंडक्टर है ना। इंप्योरिटी रहेगी वाटर में तभी प्योर वाटर हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सॉल्ट जो है अगर वो पिघली हुई हालत में है या एक्वस सॉल्यूशन है तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन अगर वो ड्राई सॉल्ट है, ड्राई सॉल्ट है तो ये कंडक्टर नहीं होगा। या प्योर वाटर है तो ये भी कंडक्टर नहीं होगा, ये इंसुलेटर होगा। सॉल्ट के लिए जरूरी है कि पिघला हुआ हो या उसमें पानी मिला हुआ हो, और पानी वाटर के लिए जरूरी है कि उसमें एसिड, बेस या सॉल्ट मिला हुआ हो गया। और इस तरह से हम लोग इंसुलेटर में ग्लास, सिरेमिक कहते हैं, वो चीनी मिट्टी की तश्तरी होती है, कप बनता है, प्लेट बनता है, चीनी मिट्टी सिरेमिक कहलाता है। पॉलीथीन बैग, शुगर, चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कंडक्टर की चर्चा करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हाँ, अब आ जाइए, हम लोग ने अभी देखा कंडक्टर्स और इंसुलेटर। इंसुलेटर को वहीं छोड़ दीजिए, कंडक्टर को लेके चलिए। कंडक्टर का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अब कंडक्टर दो तरह का हम लोग को पढ़ना है, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना, या मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। धात्विक चालक या धात्विक चालन,
विद्युत अपघट्ट चालक या चालक, ठीक है। तो अब आइए मेटलिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर क्या हुआ भाई? तो जैसे मेटल्स है ना, तो ऐसे धातु जिनके बिजली बहने वाले तार जो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो बनता है ना, वो मेटलिक कंडक्टर होता है। तो वायर में क्या क्या रहता है? कॉपर रह सकता है, एल्युमिनियम रहता है अंदर में, सिल्वर का भी दिया जा सकता है, लेकिन महंगा होता है इसलिए नहीं दिया जाता है। तो कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम ये मेटलिक कंडक्टर है। अलॉयज, ब्रास जो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, स्टेनलेस स्टील है ना, जो लोग बर्तन में यूज करते हैं, तो ये सब जो हो गया, ये हो गया मेटलिक कंडक्टर। और नॉन मेटल में केवल एकलौता नॉन मेटल है ग्राफाइट, जो मेटलिक कंडक्टर है। ये सब मेटलिक कंडक्टर हो गया। नॉन मेटलिक कंडक्टर की बात, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कीजिए तो एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। लेकिन सॉल्ट के साथ जरूरी है कि वो पिघला हुआ सॉल्ट हो या जलीय घोल हो, पिघला हुआ हो या जलीय घोल हो। अगर वो ड्राई हालत में सॉल्ट है ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नहीं माना जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब आइए दोनों में डिफरेंस आ जाइए, है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस तो क्या है, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है मेटलिक कंडक्टर। इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ये आयंस के फ्लो के कारण होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से मेटलिक कंडक्टर, आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा, मेटलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, नो केमिकल चेंज। लेकिन यहां पर केमिकल चेंज होना है। कौन चेंज होगा भाई? केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे सपोज करो KCl है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो K प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। यही ब्रेकिंग जो होता है, या आयनों में टूटना, यही डिकम्पोजिशन कहलाता है ना, केमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है या आयनिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन होगा और यहां केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अच्छा, मेटलिक कंडक्टर में नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होता है, पदार्थ अदला बदली एक दूसरे का नहीं जाता है, आदान प्रदान नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। और यहां जो है और यहां ट्रांसफर ऑफ आयंस होता है, स्थानांतरण यहां पदार्थ का होता है। इस फॉर्म में आयंस के फॉर्म में आयंस के फॉर्म में यहां ट्रांसफर होता है। अच्छा, उसके बाद ये घटता है, मेटलिक कंडक्टर घटता है ना, घटता है कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटता है। और ये बढ़ता है कैसे भाई? ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है ना, बढ़ाने से बढ़ता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटलिक कंडक्टेंस कंडक्शन घटता है और टेम्परेचर बढ़ाने से मेटलिक कंडक्शन बढ़ता है। और इसमें कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उच्च चालकता होती है ना, इसमें कंडक्टिविटी उच्च चालकता, चालन जो भी, और यहाँ निम्न बहुत लो कंडक्टिविटी होती है, जनरली निम्न। और इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों देखा। अब इसमें हम लोग मेन फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पर, हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखेंगे। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप, इलेक्ट्रोलाइट के दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिनके पिघली हुई हालत में या जिनके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सके, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो आयन में डिसोसिएट हो जाते हो, टूट जाते हो, यानी आयनाइजेशन हो जाता हो, है ना, और कैटायन कैथोड की तरफ जाता हो, एनायन एनोड की तरफ जाता हो, और ट्रांसफर सब्सटेंस होता है। अब आइए ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में कहते हैं सबल विद्युत अपघट्ट। सबल मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, है ना, मजबूत। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कमजोर, निर्बल विद्युत अपघट्ट, जो वीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे होगा, सपोज किया AB कोई सब्सटेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको वाटर में डिसॉल्व कराइएगा तो A प्लस और B माइनस में पूरी तरह टूट जाएगा, ये आयंस में पूरी तरह टूट जाएगा।
एकदम कंप्लीटली, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। यानी यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा 1 होगा, यानी पूरी तरह आयनों में टूट जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इक्वल टू 1। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनों में पूरी तरह नहीं टूटी, तो स्ट्रॉन्ग को इस तरह से निशान लगा के सिंगल एरो से दिखाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डबल हाफ एरो से दिखाएंगे, है ना, A+ और B-। तो यहां पर अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो आयनों में नहीं टूटता, और ये हुआ आयंस। तो यहां आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच इक्विलिब्रियम होता है ना, तो यही हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा, यानी 100% आयनों में वो नहीं टूटेगा, है ना, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जो भी कहिए ये 1 से कम होगा। तो आपने जाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो पूरी तरह आयन में टूट जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, कंप्लीटली आयनाइजेस, ऐसे आयंस जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पूरी तरह आयन में टूट जाते हो 100%, वही होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली का मतलब हो गया पूर्णतः, यानी 100%, है ना, आयनों में टूटता, डिसोसिएटेड मतलब टूटता, आयन में टूटता है 100%। कहां जलीय घोल में, एक्वा माने पानी होता है, और जब एक्वस सॉल्यूशन माने जलीय घोल। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में घुलाने पर 100% आयनों में टूट जाते हो, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, है ना। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली, ये जरूरी है कि कंप्लीटली आयनाइज है, और ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयनों में पूरी तरह नहीं टूटता, पार्शियली का मतलब अंशतः, थोड़ा आयनों में टूटता हो, थोड़ा आयनों में नहीं टूटता, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे AB है, केमिकल सब्सटेंस ये इलेक्ट्रोलाइट है, अनआयनाइज है, आयनों में नहीं टूट रहा है। अब इसको जैसे ही पानी में आपने घुलाया, ये A+B- आयन में टूट गया, तो कुछ हिस्सा आयन में टूटा, कुछ हिस्सा नहीं टूटा, मतलब आधा आयन टूटा, कहेंगे 50% आयनाइजेशन हो गया, है ना। अगर चौथाई टूटा तो 25% आयनाइजेशन हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। आयनाइज्ड और आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, माने सॉल्यूशन में ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, क्योंकि पूरी तरह आयनों में ये नहीं टूटता है, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, जो आयन में अंशतः टूटता है, थोड़ा बहुत टूटता है, पूरी तरह नहीं टूटता हो एक्वस सॉल्यूशन, वो हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% कंप्लीटली आयनाइज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज न करे एक्वस सॉल्यूशन में, ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, HCl, HNO3, H2O4, NaOH, KOH, NaCl, KCl, KNO3, ये सब जो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग बेसेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट की बात करें तो ये आ जाइए एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेस में, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमीन्स, और सॉल्ट में मर्क्यूरी क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, ये सब जो हो गया वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब आ जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये टर्म आ गया है तो जान लें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से दिखाते हैं, माने कितना इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल आपने लिया है और उसमें कितना आयन में टूटा है, यही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यानी अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, कितना आयन उत्पन्न होता है, कितना आयन उत्पन्न होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन, कितना मॉलिक्यूल आपने लिया, कितना मॉलिक्यूल लेके कितना आयन बना, कितना मॉलिक्यूल लिया और उसमें से कितना आयन बना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन विद एग्जांपल याद कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी धोखाधड़ी बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, ऐसे जानना है। हाँ देखिए, अब एक टॉपिक है हम लोग को बेसिक पढ़ना है, आप अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, जान रहे हैं तो वेल एंड गुड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का प्रवाह, फ्लो का मतलब प्रवाह, मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का प्रवाह, है ना। तो आ जाइए, क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है, ये बेसिक बातें बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे की बातें हमें जाननी चाहिए। क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है? जिस तरह से आप जानिए कि वाटर का फ्लो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है ना। वाटर का फ्लो ऑफ वाटर जो हमेशा, है ना, फ्लो ऑफ वाटर, जल का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर हमेशा होगा, जैसे कोई बर्तन है बड़ा सा ले लीजिए और इसमें वाटर है, बड़ा सा कंटेनर है, बर्तन है, वाटर है, और दूसरा कंटेनर देखिए, और इसको इस तरह से है ना। तो यहां देखिए, वाटर एट हाई लेवल, वाटर एट हाई लेवल एंड वाटर एट लो लेवल, वाटर एट लो लेवल। तो जल का प्रवाह हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी का प्रवाह होता है ना। पानी हमेशा देखिएगा, लोही पे गिरा दीजिएगा तो वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है हमेशा। देखिएगा बिल्डिंग सब में सिंटेक्स का बड़ा सा टैंकर लगा रहता है, वो हमेशा टॉप पे रहता है, एकदम टॉप पे रहता है, क्योंकि हाई लेवल पे पानी रखा रहेगा तो उसका फ्लो बढ़िया होगा। हाँ, जैसे ही वाटर का फ्लो बराबर हो जाएगा, एक लेवल में आ जाएगा, तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। यानी वाटर के फ्लो के लिए, जल के प्रवाह के लिए जरूरी है कि हाई लेवल से वाटर लो लेवल की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही जल का प्रवाह एक जैसा हो जाए, एक लेवल में हो जाए, पानी का बहना रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है ना। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है हमेशा। पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल पर रहता है, आपके घर में ये यूज करते हैं हम लोग, लो पोटेंशियल पर रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां से यहां तक होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए, 2 पॉइंट का, एक हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इज ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में डिफरेंस होने का, डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक उसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ। इफ पोटेंशियल इज सेम, नो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। अगर पोटेंशियल सेम हो, इफ पोटेंशियल इज सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो नो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, नो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। तो समझ गए इस तरह से। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, अगर पोटेंशियल 0 हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, है ना। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है ना। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to potential difference। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को I लिख सकते हैं, है ना, चार्ज को करंट I, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिख लीजिए V लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V लिख सकते हैं। तो इस तरह से करंट जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी हमेशा, है ना। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V लिखिए या सीधे V लिख सकते हैं।
तो ये आपने जाना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जीरो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है यानी करंट जो होती है ना, वो वोल्टेज के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस यूं ही समझाने के लिए बताया था, इसको है ना याद करने को बस पढ़ लीजिए एक बार, हो गया अच्छी तरह से। ओके, ओम्स लॉ कहता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक लॉ है। ओम्स लॉ कहता है, अभी आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिकल करंट I। हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल तो इक्वल टू मत लोगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी देना होगा, और यही कांस्टेंट क्वांटिटी यहां पर R है, where R is a proportionality constant called resistance, where R is a समानुपाती नियतांक, proportionality constant called, जिसको कहते हैं हम लोग क्या भाई, रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस यानी R इक्वल टू V बाई I, यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल बटे करंट, है ना, यही हो गया ओम्स लॉ हो गया। अब आ जाइए इसका रेसिस्टेंस का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। रेसिस्टेंस का हिंदी हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जो आप फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह का वो विरोध करता है, अवरोध होता है, यानी रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन माने अवरोध, प्रतिरोध, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब अवरोध, रुकावट, अवरोध, बाधा, रुकावट, है ना। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में जो बाधा है, रुकावट है, वही कहलाता है रेजिस्टेंस। It is denoted by R, and its unit is इसके डिस्कवरर के नाम पर इसका नाम पड़ा था ओम, या ऐसे लिखते हैं ओम हो गया, है। और किसी भी कंडक्टर का जितना रेसिस्टेंस कम होगा, यानी बाधा अवरोध जितना कम होगा, कंडक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, है ना, पावर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। और जिस कंडक्टर में जितना अवरोध यानी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी C, यानी पावर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज पावर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये ज्यादा तो ये कम तो ये ज्यादा, और रेजिस्टेंस हो गया इस तरह से। और अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को देखना है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में मिलाने पर वो आयनों में टूटता हो, डिसोसिएट करता हो,
ऐसे सॉल्यूशन में चालकता जो होती है, कंडक्टेंस जो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की शक्ति जो होती है, उसी को पढ़ेंगे हम लोग, जिसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, है ना। तो क्या है, अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस क्या था, कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में जो अवरोध होगा, बाधा होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, है ना। और कंडक्टेंस क्या होगा, जो पावर होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, यानी इफ रेजिस्टेंस इज दिस, कंडक्टेंस इज दिस, इफ कंडक्टेंस इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, उसका जस्ट इनवर्स, यानी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये व्युत्क्रम है ना, ये रेजिस्टेंस का ये उत्क्रमानुपाती है या व्युत्क्रम है, जो कहिए, है ना। इट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का शक्ति है, और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, जिसको सी से दिखाते हैं। तो आ जाइए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी पावर ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सी बराबर 1 बटे रेजिस्टेंस। जस्ट उसमें देखा था, रेजिस्टेंस बराबर 1 बटे कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस बराबर 1 बटे रेजिस्टेंस। इसका यूनिट है, इट्स यूनिट इज, वहां यूनिट क्या था जी, वहां था ओम, तो यहां होगा ओम इनवर्स, या ऐसे कर दीजिए, या ओम का उल्टा करके क्या होगा, MHO, महो, MHO उल्टा कर दीजिए इसको ऐसे। और ऐसा यूनिट होगा इसका सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर सीमेंस, ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, जो हम लोग का नेक्स्ट डे का क्लास होगा, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का टाइप, या टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस कहिए, या कंडक्टिविटी कहिए, है ना, या कंडक्टिविटी। तो आ जाइए, 3 तरह का कंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। पहला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या सीधे इसको कहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या सीधे कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको, या सीधे आप इसको कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, चालकता। दूसरा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैं आपको बताऊं, आज का क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बेसिक था, इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसमें हम लोगों ने 2-3 बातें पढ़ी। एक तो हम लोगों को फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के शुरुआती बातें हम लोग पढ़ी, और दूसरी बात है कि 11वीं क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बेसिक फंडामेंटल देखा, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब देखा। यानी ये सब एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये सब आपको जानना है, क्योंकि यही सब जानिएगा तो आगे का क्लास आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा, यही होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा। एक चीज बता दें, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें बुक में, एनसीईआरटी बुक्स में टॉपिक का ऑर्डर कुछ और है, लेकिन हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। हम लोग बिहार बोर्ड सीबीएसई मेडिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस दिया गया है, उसको बेस बना के उसी के अकॉर्डिंगली हम अरेंज करके पढ़ रहे हैं, है ना। बुक्स में ये टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है, तो बुक में अगर ढूंढिएगा तो ये लास्ट में मिलेगा आपको ये टॉपिक, है ना। उल्टा टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं किताब का, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर को बढ़िया से 40 मिनट लेक्चर हुआ, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक जहां जहां पर आपको बोर्ड की लिखा हुई बात न चलेगी, वहां स्क्रीनशॉट लेकर के, और या फिर वीडियो को पॉज करके, उससे भी बात नहीं बनेगी, स्क्रीनशॉट लेके जूम करके उसको देखिएगा। आवाज अगर साफ नहीं सुनाई पड़े, रूम में इको बनता है, तो आप उसके लिए ईयरफोन यूज कीजिएगा, है ना, स्लो वॉइस के ईयरफोन लगा करके, तो आपका सुनने और देखने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कॉपी साथ रख करके आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में समझ के लिखिएगा और लेक्चर को तैयार कर लीजिएगा।
मेरा जनरली एक पीरियड आप 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर फिनिश किया। और आप इसी तरह से ये लॉकडाउन में रेगुलरली इसको हम लोग एक डेली अल्टरनेट पे कर करके नया चैप्टर देते रहेंगे। तो आपको जरूरी है कि आप आज अभी और अब तुरंत आप क्या कीजिए, नौशाद नाइस केमिस्ट्री चैनल को YouTube पर इसको आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, दबा दें। और इससे होगा कि कोई भी नया वीडियो जो शूट होगा और वो अपलोड किया जाएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और उसको आप उससे बेनिफिटेड हो, उसको आप जहां तक हो सके लाइक कीजिए, है ना। जितना लाइक कीजिएगा उसका ग्रेड मुझे भी मिलेगा, है ना। मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा, प्रोत्साहित होंगे हम कि लड़के पढ़ रहे हैं, ज्यादा व्यू मिलेगा हमको। तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई निगेटिव कमेंट नहीं करके, अगर कोई कंप्लेन है तो आप व्हाट्सएप पर हमको ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। तो वो आप जो है हम उस कोशिश करेंगे कि उसको हम दूर करें। जो भी आपकी शिकायतें होंगी, जो भी आपको चाहिए वो हम दूर करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा लड़कों को फैलाइए और सबको पकड़ के आप कहिए, है ना, कि नौशाद सर का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। एक चैप्टर हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दिया पूरा कंप्लीट 15 लेक्चर में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कितना लेक्चर में ये निकलता है। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं और इसको बढ़िया से आप तैयार कीजिएगा। और इस तरह से फास्टिंग का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट का, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। शाम 6 बज रहे हैं। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो फॉर नेक्स्ट लेक्चर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और उम्मीद नहीं, यकीन है कि इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।